धन्यवाद दादा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। देखिए, एक कहानी से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं अपने बड़े भाई सप्तऋषि दादा उनसे आज्ञा लेता हूँ, हमारे बड़े भाई निरंजन दादा उनसे आज्ञा लेता हूँ कि अगर अपनी बातें कहने में कहीं त्रुटि हो जाए तो छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। बात मैं वहाँ से शुरू करूँगा कि एक गांव में 72 घर हैं। एक गांव में 72 घर है और उन घर को सजो के रखने के लिए कुछ कानून बनाए गए, लेकिन उन 72 घरों में मात्र 2 घरों को अधिकार मिला कि वो बाकी 70 घर है उनका भी वो फैसला अपने आप कर सके। तो भाई परिस्थिति वहां से शुरू हुई और आज यहाँ आया है कि वो 70 जो बाकी घर हैं उनका अधिकार तो इन्होंने छीन ही लिया, लेकिन आजू बाजू जितने भी गांव शहर है उनका भी पूरा अधिकार इन दोनों घरों ने छीन लिया। जब मैं 72 घरों की बात कर रहा हूं तो अब सोचिए कि मैं कहां तक बात कर रहा हूं। अब आते हैं मूल बात पर। जो मुझे इशारा करना था मैंने कर दिया। जो समझ लिए उनको धन्यवाद, जो नहीं समझे उनको मैं दोबारा शायद फिर कभी कोशिश करूंगा। बात मैं वहां से शुरू करता हूं जिसको याद करना बड़ा ही आसान होगा, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज से पता चला हमें कि 5 मार्च 2014 को जब चुनाव की घोषणा हो गई थी और कांग्रेस को पूर्णतः मालूम हो गया था, उनको पूरा समझ में आ गया था कि अब उनकी लुटिया जो है वो डूबने वाली है, वो दोबारा यहाँ सरकार बना ही नहीं सकते, बल्कि उनकी बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है। मैं आपके समक्ष एक छोटा सा विचार लाना चाहता हूं कि उस दिन उन्होंने जो तय किया और दिल्ली की इतनी संपत्ति 125 सरकारी संपत्तियां उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया। प्रधानमंत्री का जो निवास है वो भी वक्फ बोर्ड को दे दिया। इसके पीछे कारण क्या होगा ये सोचिएगा कि इलेक्शन आ रहे हैं भैया, कमीशन तो चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का नाम तो कमीशन पार्टी ऑफ इंडिया ही है। खैर, तो वक्फ बोर्ड वाले जो धांधली हुआ उसमें क्या राहुल गांधी जी ने, सोनिया जी ने कमीशन लिया था? वरना बिना कमीशन के तो ये कहीं काम ही नहीं करते साहब। इन्होंने अपने हेराल्ड को अपने आप से ही कितनी बार बेच दिया, उसमें ये फंसे हुए हैं। दूसरा ये है कि साथ ही साथ ये देखिए, राहुल गांधी को ये पता चल गया था कि अमेठी में ये इलेक्शन हारने वाले हैं। स्मृति जी बहुत बढ़िया काम कर रही थी और उनको पूरा अंदाजा हो गया था कि भाई साहब वहाँ इलेक्शन में हारेंगे और वहाँ से एमपी नहीं बन पाएंगे। तो इन्होंने विचार क्या किया कि चलो वक्फ बोर्ड के साथ एक छोटा सा जुगाड़ किया जाए, उसमें थोड़ा बहुत कमीशन भी मिल जाएगा और वायनाड जो कि बहुमूल क्षेत्र है एक विशेष समुदाय का, वहाँ से इन्होंने पूरी सेटिंग की और वहाँ से इलेक्शन लड़े और जीत भी गए। तो ये पूरे कांग्रेस का जो इतिहास देखेंगे, इन्होंने भारत को पहले तो एक पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, उसको बाद में बांग्लादेश बनाया, उसको तोड़ने में इन्होंने कहीं कमी नहीं छोड़ी। आकाशी चीन भी जाने दिया हाथ से, अरुणाचल प्रदेश में कितना हाथ से जाने दिया। ये कांग्रेस की नीति जो रही है वो पूर्णतः भारत को तोड़ने की रही है। आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, जो कॉन्सेप्ट आप अगर भाई मित्र अगर आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट है एक जिसको कहते हैं ऑपरेशन पिन कोड, जो अभी पीएफआई का ऑपरेशन 2047 बन के बाहर आया है। ऑपरेशन पिन कोड क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ऑपरेशन पिन कोड का मतलब है कि पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, इस बीच में जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आपका उत्तराखंड का पूरा तराई इलाका, पहाड़ी इलाका जोड़ के ऑफकोर्स, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार का तराई इलाका जो नेपाल से जुड़ा हुआ है, वहां से होते हुए पूरा का पूरा बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को जो है पूरे भारत से आधा आधा काटने की बात है। इसमें एक जन समुदाय जो है वो अपनी पॉपुलेशन इतनी बढ़ाएगा, इतना जमीन जायदाद वहां अपना लेगा और उसको कब्जा कर लेगा कि बाकी जो है वो वहां कुछ कर नहीं पाएंगे। उससे क्या होगा? भारत का विभाजन। दूसरा है जो कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है, जिसको कहते हैं कुछ लोग रेड कॉरिडोर या रेड कारपेट कहते हैं।
और रेड कारपेट का मतलब ये है कि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर में एक छोटा सा गांव पड़ता है, उसको पशुपति कहते हैं, उसको माइटी नेपाल भी कहते हैं। माइटी नेपाल मतलब माँ का नेपाल। तो पशुपति से तिरुपति तक भारत को आधा आधा विभाजन करने की बात भी करते हैं, ये कम्युनिस्ट करते हैं। आज के टाइम में कम्युनिस्ट और दूसरे मिलके एक अजब सा एक लिबरल गैंग और सेकुलर गैंग जो है, सेकुलर तो नहीं कहूँगा क्योंकि सेकुलर तो पूरा भारत है, सेकुलर जरूर है, ई की जगह आई जरूर लगा लीजिएगा। तो वो सेकुलर जमात जो है तो पूरे भारत को हर जगह तोड़ने की बात करता है, हर जगह विभाजन की बात करता है, ऐसे ऐसे बातें जो लेके आता है। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है वो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। अब आप ये सोचिए कि एक ट्रस्ट को संविधान से ज्यादा कुछ धाराएं ऐसी हैं, आर्टिकल 14 वगैरह अगर आप देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, आर्टिकल 29 ध्यान से देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, 34, 35, अगर इन सब छंदों को ध्यान से आप अगर पढ़ते जाएंगे और देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वक्फ बोर्ड जो है और इनको जो अधिकार दिया गया है वो पूर्णतः संविधान की आत्मा के खिलाफ है। ये पूरा बी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया था और पूरा का पूरा जो बैठ के जो 2 साल 11 महीने 18 दिन इतने ही लगा था और करीब मेरे हिसाब से $60,000 की बात हुई थी, इतने खर्च हुए थे। उसके बाद करने के बाद ये संविधान जो बना, उस संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि एक ऐसे ट्रस्ट को इतना ताकत दे दिया जाएगा जिससे वो आपके घर जाके आपका ही जमीन जायदाद जो है अपने नाम पे कर देगा। एक सिंपल सी बात है, आप सुनिएगा और समझिएगा कि अगर मैं वक्फ बोर्ड हूँ और मुझे आपकी संपत्ति हड़पनी है तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं ये बात जाके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक छोटा सा लेटर लिख के डाल दूंगा कि भैया ये संपत्ति जो है वो मेरी है। अब आप तो भाई आराम से उसमें खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और आप ये कोशिश कर रहे हैं कि इस घर को मैं सुंदर कैसे बना लूं, उसमें अपने बच्चों को पालन पोषण करने का पूरा प्रयास करते हैं, उसको आगे बढ़ाने का, सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं और 10-20 साल बाद जो बच्चे आपके बड़े हो जाते हैं और उन्नति होती है आपके परिवार में और वो आपका बच्चा चाहता है कि इसको बेच के इससे थोड़ा बढ़िया या इससे बड़ा या इससे अच्छी जगह घर ले लिया जाए, तो और आप जाते हैं रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास आप जैसे ही जाते हैं तो आपको दिखता है कि साहब ये तो 20 साल पहले से ही वक्फ बोर्ड के पास ये जमीन है, ये पूरा घर जो बना हुआ है, जो मैंने इतने पैसे खर्च किए, ये पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड के पास है। अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? थाने गया, थाने वाले कहते हैं भाई साहब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं गया डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास और वो कहते हैं भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें जो भी करेगा वो मुतलवी करेगा। अब मुतलवी जो वो ऑफिसर है वो वक्फ बोर्ड अपॉइंट करता है, उनके सबसे लोएस्ट लेवल का ऑफिसर है, लेकिन इसके पास आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपका जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको कहा जाता है, उससे भी ज्यादा ताकत है साहब। ये संविधान ने नहीं दिया।